अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो शुरू करते हैं एक जुनून बेमानी बाय नूरे अरूज पार्ट 5। क्या सोच रहे हो फायर, अब क्या करोगे तुम्हारी बुलबुल तो वो रायान ले उड़ा। वो क्लब में बैठा हराम मशरूब के गिलास पर गिलास ख़त्म कर रहा था जब उसके साथ बैठे दोस्त ने हमदर्दी के नाम पर उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़का था। वो रायान खुद को समझता क्या है, खूनी दरिंदा कहीं का। मेरी रेहा को छीनने मेरी रेहा को छीनेगा मुझसे। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ग्लास पूरी कुव्वत से ज़मीन पर दे मारा और मगलजात बकने लगा। मगर तू करेगा क्या, साथ बैठे दूसरे दोस्त ने पूछा तो वो पुरसोच अंदाज में मुस्कुरा दिया। छीन लूंगा रेहा को उससे, और अगर छीन नहीं सका तो उसे उस रायान के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो सारी दुनिया को तहस नहस कर देता। देख फायक, रायान काजिम बहुत बड़ा आदमी है। आए दिन जेल जाता रहता है, उससे पंगा मत लेना। उनमें से एक को फायक से सच्ची हमदर्दी थी, तभी उसे रोकना चाहा, मगर मुकाबिल किसी की सुनने को तैयार कहा था। अबे चुप कर बे तू। हमारा फायक क्या कम है, शेर है, बब्बर शेर। हम तेरे साथ है फायक, तू जो बोलेगा करने को तैयार है। पहले वाले ने उसके कंधे पर हाथ रखते अपने साथ की यकीन दहाई करवाई। जब फायक उसका हाथ झटक गया। मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत नहीं, मुझे जो करना है मैं खुद कर लूँगा। तुम सब अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। वो लड़खड़ाता हुआ उठा और उठकर वहाँ से निकलता चला गया। उसे रायान को बर्बाद करना था और रेहा को हासिल करना था। रेहा को पाने के ख्वाब वो बचपन से देख रहा था, तो फिर अब भला कैसे उसे छोड़ देता। जबकि रायान को अगर उसके नापाक अज़ाइम की भनक भी लग जाती तो ये उसका दुनिया में आखिरी दिन होता। अबे ओ हीरो, इतना तैयार शैयार होकर कौन सी महबूबा से मिलने जा रहा है। खुशबू में बसे हाथ को तैयार होकर बाहर निकलता देख अजमीर पूछे बगैर ना रह सका। जीजा जी, कितनी बार बोला है किसी को जाते हुए पीछे से नहीं टोकते। और माना कि मैं मिस्कीन सिंगल हूँ, मगर अब इतना बुरा वक्त भी नहीं आया कि सदा सिंगल ही रहूं। आखिर मेरा भी कोई चाम है। कॉलर अकड़ाते हुए शौखी मारी जिस पर अजमीर मुंह बसोर गया। अल्लाह माफ़ करे, एक होती है गलतफहमी, एक होती है बड़ी गलतफहमी, मगर जो तुमने अपने हसीन होने वाला पाल रखा है ना, ये कोई अखीर लेवल का गलतफहमा है। अजमीर ने पूरे तरन्नुम से उसकी बेइज्जती की थी। जीजा जी, अपनी शान में कसीदे में आकर सुनूंगा। अगर मेरे पास वक्त नहीं है अभी मेरे पास वक्त नहीं है, सो बाय बाय। वो उससे मज़ीद बहस करता, मगर जल्दी थी, सो इस बहस को कल पर शिफ्ट करते वो बाहर निकल गया। वो रेस्टोरेंट पहुंचा तो वो लड़की अभी तक वहां नहीं आई थी। तभी वो कुर्सी पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा, साथ हाथ से टेबल बजाते गुनगुना रहा था। सानो शहर वाले रेस्टोरेंट बुला के तेहोरे माही कित्थे रह गया। यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाते गुनगुनाया तो इधर इर्द गिर्द बैठे कुछ लोग भी हैरत से उसे देखने लगे। उसकी तलाश कुछ देर जारी रही, जब वो उसे सफ़ेद चादर से चेहरा ढक के आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम, उसने आकर नरमी से सलाम किया तो हाथ की बाँछें खिल गई। वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे। बड़े अदब से शिकस्ता उर्दू में बात की थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो उस दिन आपने अपने मुंह से डिनर का कहा था तो मुझे इनकार करना मुनासिब नहीं लगा, इसीलिए मैंने सोचा आपको डिनर करवा दूँ। थैंक यू भाई, आपने पुलिस को नहीं बुलाया उस दिन। मुकाबिल बैठी मासूम हसीना ने उसे भाई कहकर उसके दिल के टुकड़े ही कर दिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था दिल को ये कहकर हौसला दिया कि शादी से पहले सब भाई ही होते हैं। उन्होंने लंच ऑर्डर किया और हाथ की ही मुसलसल चलती ज़बान के साथ लंच किया। वह लड़की सच में जल्दी बातों में आ जाती थी, जिसका अंदाज़ा हाथ को अच्छे से हो गया था। इस लंच के लिए थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाशा ने रवाबत बढ़ाना चाहा। कोई बात नहीं, वो हल्का सा मुस्कुरा दी जब उसका फ़ोन बजा। माज़रत करती फ़ोन उठा गई। जी जी, बस आ रही हूँ। जी, भाई का शुक्रिया भी अदा कर दिया है। नरमी और मासूमियत से फ़ोन पर मौजूद शख्स को जवाब देती फ़ोन बंद कर गई। ओके भाई, मेरे शौहर मुझे लेने आ गए हैं, मैं चलती हूँ। हाथ के सवाल या तासुरात पर वो नरमी से बोली तो हाथ हौक बना उसे देखे गया, जबकि वो वहाँ से निकलती चली गई। शाबाश है हाशा, पहली बार किसी लड़की पर दिल आया। बात लंच तक भी पहुंच गई, मगर लड़की भी, वो जो पहले ही शौहर वाली थी, उसका दिल चाहा किसी ट्रक के आगे आ जाए, मगर रुके हुए ट्रक के आगे। हा 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 हा, यार हाथ, मैं तो देखने आया था तू कौन सा ज़रूरी काम निपटाने आया है, मगर कसम से जो तेरे साथ हुआ है ना,
मज़ा आ गया। पीछे से आते अजमेर के कहकहों पर वो मज़ीद ज़लील हुआ। मैं भी बहन समझकर ही लंच करने आया था, और वरना मुझे कहाँ ऐसी मासूम लड़कियां पसंद है। हाथ ने सफाई पेश की, जबकि अजमीर की मुस्कुराहट सिमट ही नहीं रही थी। हाथ ने वहां से फरार होना ही बेहतर समझा। रेहा रायान के ऑफिस की डस्टिंग कर रही थी। वो घर में नहीं था, वरना कभी उसे अपने ऑफिस में ना घुसने देता। रेहा टेबल की सफाई करते करते ड्रॉर के पास आई। जब अंदर से झांकते चंद कागजात पर उसकी नज़र पड़ी। ऊपर पे, ऊपर पेशेंट नेम रायान काजिम पढ़कर वो खुद को कागजात उठाने से रोक नहीं सकी। वो किसी हॉस्पिटल के कागजात थे। मेंटल अजाइलम, सिटी हॉस्पिटल, इस्लामाबाद। मेन मेन कंटेंट पढ़ते उसके हाथ कांपे थे। रायान भला मेंटल अजाइलम में क्यों होगा? मगर उन कागजात पर साफ साफ दर्ज था कि रायान 2 साल तक मेंटल अजाइलम में रहा था, जहां उसका इलाज किया गया और फिर कुछ बेहतरी आने पर वहां से निकल गया। ये सब पढ़ते रेहा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी किसी ने उसके हाथ से पेपर्स खींचे। ये क्या है? रायन वो फाइल बंद करते वापस ड्रॉर में रखने लगा। जब रेहा नम आंखों से बोली, रायन लब भींच कर रह गया। हाँ, उसने रेहा से कहा था वो उसके माजी को जानेगी, वो उसके माजी को जाने, मगर अब जब वो अजियतों से उसके सामने आई थी तो उसे उस पर अपनी बेबसी जाहिर करना अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ नहीं, सरदंदाज में कहते पलटा, जब वो उसका बाजू थाम के उसे वहां से निकलने से रोक गई थी। रायान आंखें बंद करके खोलता, संजीदगी से उसकी सिमत पलटा। 1 मिनट ऑन, बताइए मुझे ये सब क्या है? ये झूठ है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? आप? रेहा पागल होने वाली थी। उसका ऑन मेंटल अजाइलम में ये सोच ही उसे झंझोड़ रही थी। हाँ, मैं 2 साल मेंटल अजाइलम में रहा हूँ, जहाँ दिन रात मुझे बिजली के झटके दिए जाते थे। जानती हो क्यों? मुझे ये कबूल करवाने के लिए कि मैंने अपनी बहन की इज्जत तार की है। और जानना चाहती हो ये किसने किया? रायान सख्ती से उसे कंधों से थामते अपने सामने करते बोला। रिया को कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी, सिवाय उस तकलीफ के जो रायान की सुर्ख आंखों को देखकर हो रही थी। तुम्हारी इज्जत माँ बाप ने, हसीब दुर्रानी ने मुझे पागल खाने भेजा ताकि मैं उसकी बेटी का नाम तक भूल जाऊं। मगर अफसोस, वो मुझे तो तुम्हारा नाम भुला गया, मगर तुम्हारे जहन और दिल को साफ करना भूल गया। राय ने एक झटके से उसे खुद से दूर कर गया। वो नहीं चाहता था इस अजियत में वो रेहा को नुकसान दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कर सकते। अभी भी उसे अपने बाप से भलाई की उम्मीद थी, जबकि वो खुद उनका असल चेहरा जानती थी। तुम्हारे मानने ना मानने से हकीकत नहीं बदल जाएगी रेहा हसीब। तुम्हारे बाप ने दौलत के लिए तुम्हारा निकाह मुझसे करवाया, मगर जब उसे इल्म हुआ कि मेरे बाप की सारी दौलत गिरवी रखी है, मैं और मेरी बहन उसके दिल में खटकने लगे, तभी उसने हमसे जान छुड़ाने के लिए ये खेल खेला। रायन आज उसे हकीकत का वो आईना दिखा रहा था जो शायद वो बहुत पहले देख चुकी थी। बस उसके अंदर छुपी बेटी ये सब मानने को तैयार नहीं थी। अभी से आंसू मत बहाओ स्वीट हार्ट, अभी तो इब्तदा है रायान काजिम पर गुज़ी अजियतों की। अभी तो ऐसा बहुत कुछ है जो सामने आना है। तुम अभी से हार मान गई? उसकी आंखों से गिरते आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ते जैसे अपना ही तमस्सुर उड़ाया था। मजीद जानना चाहती हो तो चलो, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी जो मेरे दुरानी विला से बाहर निकलते ही शुरू हुई थी। रायान यूं बेदर्दी से बोल रहा था जैसे किसी तीसरे के दुख का बयान करने जा रहा हो। माजी अदालत ने उसे 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि वो मुसलसल अपनी बेगुनाही का शोर मचा रहा था। पुलिस ने उससे इकबाल जुर्म करवाने के लिए हसीब दुर्रानी के कहने पर उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। उसे सज़ा हो भी गई, तब भी उन्होंने उस पर तशद्दुद करना नहीं छोड़ा था। हसीब दुर्रानी ने अदालत में उसकी दिमागी हालत ख़राब होने की अपील की, जिसकी मंजूरी पर उसे मेंटल अजाइलम भेज दिया गया। वहाँ उसे सुबह शाम बिजली के झटके दिए जाते, मगर वो फिर भी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। 2 साल मुसलसल से इस तकलीफ से गुजारा गया, जहाँ वो उस तशद्दुद पर नीम पागल हो चुका था। वो नहीं जानता था परीसा कहाँ है, वो नहीं जानता था रेहा ने ये सब क्यों किया, उसकी खाला जान कहाँ है, कुछ भी इल्म नहीं था उसे। अगर कुछ पता था तो सिर्फ ये कि वो पागल और गुनहगार नहीं है। 2 साल बाद थक कर उसे वापस जेल भेज दिया गया, जहां एक बार फिर वो उन मुजरिमों और पुलिस की वर्दी में मलबूस वहशियों के दरमियान रहने लगा। सब बदल गया था। अगर कुछ नहीं बदला था तो उसका मौक़िफ़ आज भी वही था। मैंने ऐसा नहीं किया, छोड़ो मुझे, मैं बेगुनाह हूँ। वो सारा सारा दिन जेल में चीखता रहता, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी एक दिन बाहर मौजूद किसी वकील ने उसकी आवाज़ सुनी।
इंस्पेक्टर, इस बच्चे के साथ क्या मसला है? इतनी सी उम्र में से जेल में क्यों डाला गया है? प्रोसिक्यूटर वहीद प्रोसिक्यूटर वहीद शाह ने इंस्पेक्टर से पूछा तो वो सर झटक गया। अपनी सौतेली बहन का रेप किया है लाट साहब ने, और एक मुलाजिम का कत्ल भी। 10 साल की सज़ा हो चुकी है इसे, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। पागल है साला। इंस्पेक्टर बदतमीजी से बोला तो वही शाह के माथे पर सिलवटें आई। मैं कुछ देर से मिलना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। वो शहर के जाने माने वकील थे, सो इंस्पेक्टर भी कुछ सोचकर मान गए। वो उठकर अंदर उसके पास आ गए। सुने बेटा, उन्होंने 22 साला रायान को पुकारा तो सर उठाकर अजनबी नज़रों से उन्हें देखने लगा, जो शफीक सी नज़रों से उसे देख रहे थे। क्या नाम है आपका? क्या आप मुझे कुछ बताना चाहोगे? वही शाह उसके सामने बैठ गया। रायान की आंखों में बेसाख्ता नमी छलकी थी। 2 साल में वो बेहद कमज़ोर हो चुका था। बाल बिखरे और बड़े हो गए थे। चेहरे पर दाढ़ी और मूछें हो गई थी। गंदे फटे हुए जेल के कपड़े और निकली हुई हड्डियों के साथ वो बेतहाशा काबिले रहम हालत में था। मैंने ऐसा नहीं किया अंकल। मैंने अपनी बहन की इज्जत पामाल नहीं की। वो कत्ल भी नहीं किया मैंने। मुझे फंसाया गया है। वो उन्हें देखते नम आवाज़ में बोला। तुम मुझे सारी बात बताना पसंद करोगे? उन्होंने नरमी से पूछा तो वो उन्हें खुद पर बीती रवादात सुनाता चला गया, जिसे सुनकर उनकी भी आंखें नम हुई थीं। आपकी बहन कहाँ है इस वक्त? उसके लहजे की सच्चाई ने उन्हें मजबूर किया था उसकी मदद करने पर तब ही वो खुद से अहद कर चुके थे कि वो उसकी मदद लाजमी करेंगे। मैं नहीं जानता अंकल, मेरी बहन को बचा ले प्लीज़। वो उनका हाथ थाम गया तो उन्होंने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे यहाँ से निकाल लेंगे। वही शाह ने अपने ज़राए से हसीब दुरानी की मालूमात हासिल की। जब उन्हें परिसा की रिहेबिलिटेशन सेंटर में होने का मालूम हुआ तो उन्होंने रातों रात उसे वहाँ से निकलवाया और अपने घर ले गए। उनके 2 बच्चे थे, आयला शाह और हाश शाह। फरीसा को घर लाकर उन्होंने अदालत में केस रीओपन करने की गुजारिश की और इस बात को हसीब दुरानी से मख्फी रखा। फरीसा ने अदालत में रायान के हक में गवाही दी। वो अंधी थी, सो उसकी गवाही नाकाफ़ी थी, मगर वही शाह ने रायान से माफ़ीनामा लिखवा कर अपने रिसीवर सज़ा इस्तेमाल कर रिसीवर्स का इस्तेमाल करके किसी तरह रायान को जेल से निकलवा लिया। रायान, ऐसा बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते और ना ही मैं फ़िलहाल तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम पाकिस्तान छोड़ दो। यहाँ तुम्हारी और परी की जान को ख़तरा है। मैं तुम दोनों की इटली की टिकट्स बुक करवा चुका हूँ। तुम दोनों कल शाम की फ़्लाइट से इटली जा रहे हो। मैंने वहाँ अपने दोस्त से परी के इलाज की बात कर ली है और तुम दोनों की आर्जी रिहाइश का बंदोबस्त भी कर दिया है। बाकी सब हम बाद में देख लेंगे। वो नहीं जानता था वहीद बुखारी उसे पाकिस्तान से भेजने पर बज़िद क्यों है, मगर वो अपने मोहसिन को इनकार भी नहीं कर सकता था। और फिर वो पाकिस्तान की सरजमीन को छोड़कर एक अनजान मुल्क और अनजान जगह जा बसे। उसे लगा था उसकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी, मगर वो नहीं जानता था कि मुश्किलात तो अभी शुरू हुई थी। अभी तो उसे रायान काजिम से ब्रॉड बनना था। तुम तो इतनी सी देर में ही रो रो कर बेहाल हो गई हो रेहा हसीब, जबकि असल खेल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे औन का बेदर्दी से कत्ल कर दिया और इसमें एक वार तुम्हारा भी था। रायान उसे शिद्दतों से रोता देखकर तल्खी से बोला। उसके सर में दर्द होने लगा था, मगर वो जब्त किए खड़ा रहा। आपने इतनी अजियत और तकलीफ़ कैसे सही होगी रायान? हसीब दुर्रानी, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। हसीब दुर्रानी वो शख्स था जिसने बेशुमार जिंदगियां बर्बाद की थी, जिनका उन्हें पछतावा तक नहीं था। मैंने तुम्हें वो तकलीफ़ें बता दी जिनका जिम्मेदार बाज़ाब्ता तौर पर तुम्हारा बाप था। आगे जो भी हुआ वो तुम्हारा मसला नहीं है, इसीलिए मेरी खोज लगाना बंद करो। जितनी अजियत उसे वो सब सहते हुए हुई थी, इतनी ही तकलीफ़ वो सब याद करके उसे भी हो रही थी। मुझे जानना है रायान, मैं आपके ज़ख्मों की मसीहाई करना चाहती हूँ और ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आपके सब ज़ख्म देख नहीं लेती। वो रोते हुए बोली तो रायान जालिम सा मुस्कुराया। तकलीफ़ देने वाले हाथ जब मरहम लगाए तो वो तकलीफ़ कम करने की बजाय बढ़ा देते हैं। रेहा हसीब, तुम्हारी कोई हमदर्दी, कोई लफ्ज़ मेरे माजी को बदल नहीं सकता। वो सर्द अंदाज में बोला। रेहा इस मजबूत शख्स को देख कर रह गई, जिसे देख कर कोई यकीन नहीं कर पाता कि उसने माजी में इतना सब सहा है। प्लीज़ ऑन, मुझे बताए। वो उसके करीब आई जब अचानक सर में उठती शदीद दर्द की लहर पर वो बेसाख्ता अपना सर थाम कर लड़खड़ा गया। ऑन, आप ठीक है? रेहा के हाथों से जान निकल गई थी। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। क्यों याद दिलाया उसने रायान को उसका माजी?
मुझे कुछ नहीं जानना और कुछ नहीं पूछूंगी, आप चले मेरे साथ आए। रायान उसे झटकना चाहता था मगर खुद से चला भी नहीं जा रहा था। छोड़ो मुझे। उसे इस वक्त शिद्दत से सिगरेट या ड्रग्स की तलब हो रही थी। वो आम रूटीन में सिगरेट नहीं पीता था, बस जब कोई बात ज़्यादा दिलो दिमाग को जकड़ती तब उसका सहारा लेता था। ऑन प्लीज़ जिद मत करे, चले मेरे साथ। रेहा ज़बरदस्ती से थामती व मुश्किल अपने नाजुक वजूद पर उसका बोझ डालती उसे लिए ऊपर अपने कमरे में आ गई थी। आप यहाँ रुके, मैं अभी आती हूँ। उसे बेड पर लिटाती तेजी से बाहर की जानिब भागी। रायन की ऐसी हालत उसके हाथ पांव फुलाने को काफ़ी थी। दूसरी तरफ, हाँ भाई शहजादे, क्या सोचा फिर तुमने? काम करोगे मेरे लिए? सलीम आज फिर शब्बीर के सामने बैठा था, जिसका अंदाज हनूज वही था। वो बैठा सामने की दीवार को घूर रहा था, जैसे उससे कलाम सलीम की जगह वो दीवार कर रही हो। उस बेजान और बेफायदा दीवार को घूरना बंद कर जानी और मेरी तरफ देख। तू एक बार बोल, मैं तुझे माला माल कर दूंगा, फिर तू जो चाहेगा हासिल कर सकेगा। सलीम उसके सरदर्द अमल पर कुड़ कर रह गया, मगर फिलहाल वो उसके काम का था, तभी वो उसे यूं ही जाने नहीं दे सकता था। करना क्या होगा मुझे? आज पहली बार उसने सर उठाकर सलीम को देखते हुए पूछा, तो सलीम अपनी पहली कामयाबी पर मुस्कुरा दिया। ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमारे पैकेज बस हमारे पैकेजेस मुख्तलिफ जगह पर पहुंचाने होंगे, बिना किसी की नज़रों में आए। सलीम ने आम से लहजे में उसे बेइंतहा ख़ास काम सौंप दिया था। किस चीज़ के पैकेजेस? वो बगैर तासुर बदले उसी सपाट अंदाज में बोला, हमारे काम का पहला और अहम उसूल याद कर ले शब्बीर। यहाँ सवाल नहीं किया जाता, बस हुक्म की तालीम की जाती है। तुझे जो कहा जाएगा तुझे वो करना होगा और बदले में तुझे इतना माल मिलेगा कि तेरी पुश्ते बैठ कर खाएगी। सलीम संजीदगी से बोला तो शब्बीर सर हिला गया। उसे वैसे भी सिर्फ दौलत से मतलब था। उस सब में कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा ना मैं, ये ना वो एक बार फिर जेल की हवा खानी पड़ जाए। शब्बीर मशकूक नज़रों से उसे देखते बोला तो वो नफ़ी में सर हिला गया। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी की जरूरत नहीं है हमें हाथ लगा सके, इसीलिए टेंशन मत लो। सलीम अकड़ कर बोला, क्यों तुम ममनून हुसैन के रिश्तेदार हो? उसका शक कम हरगिज़ नहीं हुआ था, तभी तंज मारते बोला, ऐसा ही समझ लो। आओ अब मैं तुम्हें बाकी सबसे मिलवाऊं। सलीम के कहने पर वो उठकर उसके साथ बाहर निकला। ये एक पुराना सा कमरा था जहाँ उसे बेहोशी की हालत में लाया गया था, सो वो इर्द गिर्द देख नहीं सका था। तभी अब वो जगह देखकर उसे हैरानी हो रही थी। ये जगह बड़े से गोदाम की तरह बनी हुई थी, जिसमें मुख्तलिफ कमरे थे और दरमियान में मुख्तलिफ डिब्बे रखे हुए थे, जिनमें कोई चीज़ पैक की जा रही थी। सुनो सब लोग, यहाँ आओ। वो ऊंची आवाज़ में बोला तो बाकी सब लोग सारे काम छोड़ते उसके करीब आए, जो उसे बाजू से थामते आगे कर गया। ये शब्बीर अहमद है, अब से ये भी हमारे साथ काम करेगा। इसका तारुफ सबसे करवाया तो सबके चेहरों पर अलग अलग तासुरात थे। जाओ शब्बीर मोती, इसे ले जाओ और काम बताओ। सामने खड़े मोटे से आदमी को कहा तो शब्बीर उसके साथ आगे बढ़ गया, जबकि सलीम कुछ सोच कर रह गया। दूसरी तरफ, देखो महज तुम जा रही हो तो ध्यान रखना, वो दोनों बहुत बड़े कमीने और घटिया और बेगैरत है, सो तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा, समझी? वो रशिया जाने के लिए पैकिंग कर रही थी और दानी पिछले 3 घंटों से उसका सर खा रहा था। दानी के बच्चे, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, समझे? कल से ये बातें दोहरा दोहरा कर कान पका दिए हैं मेरे। अगर वो दोनों कमीने हैं तो मैं उनकी अम्मा हूँ, इसीलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो जानती थी दानी फ़िक्रमंद है, इस मगर मुसलसल एक ही रट पर वो चिढ़ गई थी। यार मुझे परेशानी हो रही है, एक तो तुम मुझे साथ भी नहीं जाने दे रही। उसकी टेंशन से जान निकल रही थी। दानी दानी दानी, प्लीज़ हिम्मत रखो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम मेरे साथ चले जाओगे तो यहाँ सब कौन संभालेगा? उसकी परेशानी देखते मैं उसके दोनों हाथ थाम गई। ये मनहूस एंड्रियो बहुत बड़ा डैश है, उसकी नीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उससे खुसूसी तौर पर मोहतात रहना और अपना माइक ऑन रखना, समझी? उसकी हिदायत की लिस्ट एक बार फिर जारी हो चुकी थी। 1 मिनट, ऐसा करो, मुझे एक चार्ट बना दो, मुझे क्या करना है क्या नहीं सब लिख कर दो। उसे चंद मिनटों में निकलना था और यहाँ उसके शौहर साहब की फिक्रें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। हाँ गुड आइडिया यार, मैं लिख कर तुम्हें भेज देता हूँ। दानी ने उससे हाथ छोड़ने चाहे जब मैं उसके सीने से लग गई। रिलैक्स रहो दानी, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी और सही सलामत तुम्हारे पास वापस आऊंगी, प्रॉमिस। पहली बार नरमी और हल्की सी जज्बाती होते बोली तो दानी उस पर गिरफ्त मजबूत कर गया। मेरी अमानत हो तुम अपने पास, अगर
मेरी अमानत में खयानत की तो माफ़ नहीं करूँगा। उसके सर पर बोसा दिया तो वो अलग होते सरस बात में हिला गई। मुझे जाना है अब। मैश उसे देखती जा रही थी, यूँ जैसे दोबारा नहीं देख सकेगी। तो वहीं दानी का बस नहीं चल रहा था, उसे उठाकर दिल में छुपा लेता। खुदा हाफिज। उसका चेहरा दोनों हाथों में थामते उसके नकोश को शिद्दत से महसूस करते बोला तो मैच का दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। दानी उसे छोड़कर 2 कदम दूर हुआ और रुख फेर गया। वो उसे जाते नहीं देखना चाहता था। उसे मैच पर पूरा भरोसा था, बस किस्मत पर नहीं था। ये कभी भी कहीं भी दगा दे जाती है। मैश अपना सामान लेती उसकी पुश्त को देखकर वहां से निकलती चली गई। अल्लाह, मेरी इज्जत तेरी अमान में है। दानी आंखें बंद करते बोला और आसमान की जानिब देख कर रह गया। दूसरी तरफ, हाँ 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 बेगम, पहली बार तुम्हारे भाई को मोहब्बत हुई और वो भी शादीशुदा खातून से। अजमीर ने हस्ब तौक़ा मज़े ले लेकर आयला को सारी बात बताई थी, जिसकी हंसी नहीं रुक रही थी, मगर हाथ का चेहरा देखकर अपनी मुस्कुराहट जब्त करने की कोशिश कर रही थी। जीजा जी, अगर किसी गरीब के साथ कोई प्रैंक हो ही जाए तो बख्श भी देते हैं उसे। वो कोक का सिप लेते मिस्कीन सूरत बनाते बोला तो आयला अपनी मुस्कुराहट छुपा नहीं सकी। यार, तुम कम से कम डिनर पर बुलाने से पहले पूछ तो लेते, बहन शादीशुदा तो नहीं है। अजमीर कहते आखिर तक खुद ही हंस रहा था। अजमीर, बस करे, मत तंग करे मेरे भाई को। आयला को हाथ पर तरस आया, मगर अजमीर की हंसी ही नहीं रुक रही थी। तभी हाथ वहां से वॉकआउट कर गया। हा 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 हा, यार ये ऐसे सड़ा हुआ कितना क्यूट लगता है। अजमीर उसकी सड़ी शक्ल देखकर बोला। उसे अपना साला बहुत अजीज था। आयला उसकी बात पर नफी में सर हिला गई। आयला, उस केस का क्या बना? अजमीर अचानक उसकी सिमत मुड़ा तो वो खामोश हो गई। चेहरे पर उलझन और परेशानी उभरी थी। ऐसा बहुत कुछ है अजमीर जो हमसे छुपा हुआ है, और हो ना हो इसका ताल्लुक बाबा और रायान के माजी से है। आयला के जवाब पर अजमीर भी चौंका था। क्या लगता है तुम्हें आली? आखिर अंकल को ऐसा क्या मालूम था जो वो रायान से छुपाना चाहते थे, और इसकी वजह से उनकी जान इतनी बेरहमी से ले ली गई। अजमीर उसका संजीदा चेहरा देखते खुद भी संजीदा हुआ था। यही बात तो मुझे भी परेशान करती है मीर। मैं बाबा के ऑफिस की सारी फाइल्स चेक कर चुकी हूँ, मगर मुझे कुछ भी काबिले गिरफ्त नहीं मिला वहाँ पर। बाबा के अकाउंट्स भी खंगाल डाले हैं मैंने। वो गहरा सांस भरकर रह गई। अजमीर का परेशान चेहरा देखते उसके गिर्द हसार बांधते उसे खुद से लगा गया। परेशान मत हो मेरी जान, हम जल्द मालूम कर लेंगे सब कुछ। माजी ही चाहे कितना ही उलझा हुआ क्यों ना हो, एक दिन सुलझ ही जाता है। वहीद अंकल की मौत का बदला हम लेकर रहेंगे। उसके बाद सहलाते हौसला दिया। वो हमेशा वहीद साहब के जिक्र पर यूं ही उदास और गमगीन हो जाया करती थी। जानते हो मीर, जिस वक्त बाबा अच्छे भले घर से गए, मगर जब वापस आए तो 4 कंधों पर आए। उनके जिस्म के तमाम आज़ा किसी ने बेदर्दी से निकाल लिए थे और उनका जिस्म खाली पुतला था। उस वक्त जो हम पर बीती थी वो लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। रायान लोगों के पाकिस्तान से जाने के 1 साल बाद नामालूम अफराद ने वहीद बुखारी को अगवा करके उन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया। और सिर्फ यही बस नहीं किया, बल्कि उनके तमाम आज़ा निकाल लिए गए। ये दुनिया बहुत बेरहम है मीर की जान। ये इंसान जिन्हें अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया था, वो तो जानवरों से भी बदतर निकला। अल्लाह ने जिन पर ज़मीन की आबादी की जिम्मेदारी रखी थी, उन्होंने ही अल्लाह की ज़मीन को नजर आतिश कर दिया। अजमीर उसकी तकलीफ़ महसूस करता उसके बालों पर नरमी से लब रखते अपने होने का यकीन सौंपने लगा। मैं अपने बाबा को इंसाफ दिलाना चाहती थी, तभी उनके नक्शे कदम पर चलते लॉ पढ़ा, मगर ये हकीकत तो इस मकाम पर आकर पता चली कि यहाँ कानून, इंसाफ और कवानीन सिर्फ किताबों की हद तक ही महदूद है। 5 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर मेरे हाथ सिवाय मायूसी के कुछ नहीं लगा। वो एक काबिल वकील की बेटी थी, खुद एक जानी मानी वकील थी, मगर वकालत और अदालत की असलियत उसे यहाँ आकर मालूम हुई थी। हिम्मत मत हारे आली। यहाँ अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं, जैसे वहीद अंकल, आप और हाथ। किसी भी शोबे को अच्छा या बुरा हम बनाते हैं। आप सबको भूलकर सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाए। फिर जहाँ घी सीधी उंगली से ना निकला, वहाँ उंगली टेढ़ी करने के लिए मैं और रायहान मौजूद हैं। संजीदगी से बोलता आखिर तक वो शरारत से बोला तो आयला ने उसे घूरा। मैं भले ही कानून से डिसहार्ट हो जाती हूँ, मगर उस पर यह हरगिज़ मत समझिएगा कि मैं आप दोनों को कानून हाथ में लेने की इजाज़त दूंगी। वो जो भी सोचती या मानती, मगर उसके अंदर की वकील गलत होते नहीं देख सकती थी। हा 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 हा, जानता हूँ स्वीट हार्ट, मगर हम भी मजबूर हैं। फिर हम मुजरिम वकील का ताल्लुक तो है।
है भी जन्मों जन्मों का। अजमीर उसकी नाक दबाता बोला तो वो उसके हाथ पर चपत लगा गई। मिस लैला और मिस्टर मजनू, अगर आप दोनों का रोमांस हो गया हो तो आकर मुझ मिस्कीन को खाना दे दे। अल्लाह माफ़ करे, कोई खौफ खुदा ही नहीं है। ताज़ा ताज़ा दिल टूटा है मेरा और इनका अपना रोमांस ही ख़त्म नहीं हो रहा। अचानक हाथ की एंट्री पर आयला फ़ौरन सीधी हुई थी। हादशाह, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है तुम्हारा। कम अज़ कम कोई 2-3 दिन भूखे रहकर सैड सॉन्ग तो सुनो, कोई हार्ट ब्रोकन वाला स्टेटस लगाओ। अजमीर ने उसे लताड़ा जिस पर वो गंदा सा मुंह बना गया। जीजा जी, पहली बात मेरा दिल टूटा है, मादा नहीं जो भूख हड़ताल करूं। दूसरा, दुखी गाने सुनकर मुझे हंसी आती है। और तीसरा, हार्ट ब्रोकन वाला स्टेटस लगाऊं ताकि आप वहां भी मुझे जलील करने का मौका ना जाने दें। वो हादसा था जिसे बातों में लाना नामुमकिन था। तुमने सच्ची मोहब्बत की ही नहीं हाशा, वरना तुम्हें समझ आता मेरी बातों का मतलब। अजमीर नफ़ी में सर हिलाते बोला तो वो नाक से मक्खी उड़ा गया। ऐसा ही समझ ले और अब खुदारा चले और मुझे डिनर बनाकर करवा दें। वो अजमीर का बाजू थामते वहां से लेकर किचन की सिमत बढ़ गया, जबकि आयला उन जीजा साले की हरकतों पर नफ़ी में सर हिला गई। तो तुम नए हो यहाँ, ये जानते हो ये क्या है? इसे बंदूक कहते हैं। इससे इंसान वैसे ही मरता है जैसे तुमने उस पुलिस वाले को मरते हुए देखा है। उन्हें वहां आए 2 से 3 माह हुए थे जब वो काम की तलाश में निकला। उसे यहाँ तक वही शाह ने भेज दिया था, मगर अब आगे उसे अपनी बहन को खुद ही संभालना था। वही फैक्ट्री में इंटरव्यू के लिए आया था, मगर एक तो एक्सपीरियंस ना होने की वजह से और दूसरा इटालियन ज़बान ना मालूम होने की वजह से वो मार खा गया था। वापसी के लिए वो वहाँ से निकल रहा था जब एक फैक्ट्री के पीछे नजर आते मंजर ने उसके कदम जकड़े। सामने ही एक आदमी पुलिस की वर्दी में मलबूस आदमी पर बेरहमी से गोलियां चला रहा था। उसने बेशुमार गोलियां उस पुलिस वाले के वजूद में उतार दी। वो जो पहली बार ऐसे हालात का सामना कर रहा था, खौफ से अपनी जगह मुंजमद हो गया। अचानक उन आदमियों में से एक की नज़र उस पर पड़ी। वो आदमी उसके पीछे आए तो वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ, मगर कहाँ तक भाग पाता। उन्होंने उसे आधे रास्ते जा लिया और उसे लिए वापस अपने बॉस की जानिब आए, जिसका नाम एंथोनी था। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। उसे उस वक्त खुद से ज़्यादा परिसा की फिक्र थी, जिसका पूरी दुनिया में उसके सिवाय कोई नहीं था। आहा, ऐसे कैसे जाने दे? तुमने हमारा कारनामा देख लिया है, तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। एंथोनी नहीं चाहता था वो उसके लिए कोई खतरा बने, तभी वो उसे रास्ते से हटाने का इरादा बना रहा था। देखो, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वो इटालियन नहीं जानता था, सो वो दोनों इंग्लिश में बात कर रहे थे। रायान को इस वक्त बस यहाँ से निकलना था। तुम्हारा यहाँ से जिंदा जाना नामुमकिन है। हाँ, अगर तुम बस जिद हो तो तुम्हें मेरे एक आदमी से लड़ना होगा। अगर तुमने उसे हरा दिया तो तुम यहाँ से जा सकते हो। उसकी बात पर रायान के माथे पर बल पड़े। मैं किसी से नहीं लड़ूंगा, वो साफ इनकार कर गया, मगर सामने वाला बहुत कुछ सोचे बैठा था, जिससे रायान अनजान था। तुम्हारी मर्जी, अगर तुम उसे नहीं हराओगे तो वो तुम्हें हरा देगा, और सिर्फ हराएगा नहीं, जान से मार डालेगा। अब फैसला तुम्हारा है। एंथोनी कंधे उचका गया और फिर उसे एक बड़े और खौफनाक से आदमी के सामने डाल दिया गया। उसे अपनी बहन के लिए अपनी जान बचानी ही थी, सो वो अपनी पूरी जान लगा गया, क्योंकि मुकाबिल उसे मारने के लिए ही यहाँ मौजूद था। काफ़ी देर के मुकाबले के बाद रायन पूरी तरह जख्मी हो चुका था, जबकि उसने मुकाबिल को भी अच्छी तरह से सबक सिखाया था। तभी वो आदमी गन निकाल कर उस पर हमला करने लगा। जब एंथोनी ने रायन की सिमत गन फेंकी, रायन खुद को बचाने की खातिर उस पर हमला कर गया, जिस पर अगले ही पल वो आदमी पीछे को गिरा। उसके माथे पर गोली लगी थी, जिससे उसे दूसरी सांस लेने का मौका तक नहीं मिला था। आहा, नॉट बैड, तुम तो इस खिलौने को काफ़ी अच्छे से चला लेते हो। मेरे लिए काम करोगे? एंथोनी की बात पर वो साकित नज़र से अपने हाथ में थामी गन को देखने लगा। उसने एक आदमी को कत्ल किया था, किसी की जान ली थी उसने। वो जो खुद को खूनी दरिंदा कहलवाने से डरता यहाँ तक पहुँचा था, वो सच में कातिल और खूनी बन गया था। रायान, आप सिगरेट पी रहे हैं। अचानक रेहा के सदमे भरी आवाज़ पर वो होश में आया। वो जो उसके लिए पानी लेने गई थी, वापस आई तो उसे खिड़की में खड़े सिगरेट पर सिगरेट फूंकते देख हैरानी हुई। ये सिगरेट नहीं है, ये सुकून है। यहाँ देखो, जैसे ये सिगरेट लम्हा लम्हा सुलगती है ना, ठीक इसी तरह मेरा दिल 12 सालों से सुलग रहा है। ये मेरी हमराज, मेरी हमदर्द है, इसीलिए इसके खिलाफ कोई बात मत करना। वो सिगरेट लबों से निकालते धुआं हवा में छोड़ते हुए बोला।
ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक है ऑन, प्लीज़ छोड़ दे इसे। रेहा उसके हाथों सिगरेट लेना चाहती थी मगर वो उस पर राज़ी नहीं था। खतरनाक तो तुम भी हो मेरी सेहत के लिए रेहा हसीब, क्या मैंने तुम्हें छोड़ा? नहीं ना, ये तो तुम्हारे सामने बेज़रर सी है। वो तमस्खराना मुस्कुराकर बोला तो रेहा लब भींच कर रह गई। आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगी ऑन, बस ये सिगरेट फेंक दे प्लीज़। वो ज़िद्दी ही नहीं थी, ढीठ भी था। वो ज़िद्दी ही नहीं ढीठ भी था, जिसका अंदाज़ा रेहा को अच्छे से हो रहा था। तुम मुझे खुद में से और सिगरेट में से किसी एक को चुनने का कह रही हो? रायन ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा तो वो सरस बात में हिला गई। रायन ने सिगरेट का गहरा कश लेते धुआं उसके चेहरे के करीब छोड़ा, जिस पर वो बेसाख्ता खांसी। धुआं नाक से सीधा फेफड़ों तक पहुंचा था। मेरा इंतखाब तुम जानती हो रेहा हसीब, सर्द सपाट अंदाज में बोलता वो उसे चौंका गया था। तो क्या ये सिगरेट उसका इंतखाब थी? वो उस पर एक मामूली सिगरेट को तरजीह दे रहा था। उसकी आंखें नम हुई तो वो रोती हुई कमरे से निकलती चली गई। उसके जाने के बाद रायन ने गुस्से से हाथ में थामी जली सिगरेट जमीन पर फेंकी और उसे जूते से तले मसल दिया। मुझे नफरत से तुमसे, शदीद नफरत। अपने दिल पर मुक्का मारते दांत पीस कर बोला। रेहा को तकलीफ देकर वो खुद जिस तकलीफ को महसूस करता था उससे नफरत थी उसे। अब भी रेहा के आंसुओं पर उसका खुद का दिल रो रहा था। मगर वो ढीठ बना वहीं खड़ा रहा। हाँ, मगर दोबारा सिगरेट को मुंह नहीं लगा सका। भैयू, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, वो नम आवाज़ में बोली तो रायान का दिल बेचैन होने लगा। कल परीसा की सालगिरह थी, वो 22 साल की होने वाली थी। रायान ये दिन हमेशा उसके साथ गुजारता था, मगर अब मगर इस बार रेहा की वजह से अभी तक नहीं जा सका। भैयू की जान, भैयू भी आपको बहुत याद करते हैं, आप फिक्र मत करो। मैं कल अपनी गुड़िया के पास मौजूद रहूंगा, पक्का प्रॉमिस। रायन मोहब्बत से बोला तो वो खुश हो गई। उसके भैयू उसके पास आने वाले थे। भैयू आप सच में मेरे पास आ रहे हैं? वो खुशी से चहकी तो पाशा, जिसके चेहरे पर चंद पल पहले तक उसे उदास देखकर उदासी छाई हुई थी, इस पर मुस्कुराहट जगमगाने लगी। जी भैयू की गुड़िया, ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी गुड़िया का इतना अहम दिन भूल जाऊं? रायन के लिए परीसा और परीसा के लिए रायन सब कुछ थे। मेरे लिए ये दिन अहम नहीं है भैयू, मेरे लिए मेरे भैयू अहम है। मैं इंतज़ार करूंगी आपका। उसकी अपने भैयू के लिए मोहब्बत देखकर पाशा भी दिलकशी से मुस्कुरा उठा। ठीक है मेरा बच्चा, चले अब पाशा को फ़ोन दे, भैयू को उनसे बात करनी है। रायान प्यार से बोला तो वो सर हिलाकर मोबाइल कान से हटाकर आगे को हाथ कर गई। पाशा इशारा समझकर उसके हाथ से फ़ोन पकड़ गया। जी ब्रॉड, वो मोबाइल कान से लगाता संजीदगी से बोला। पाशा, कल परी की बर्थडे है, मैं नहीं चाहता वो कल का दिन एक पल के लिए भी उदास हो, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनके चेहरे पर से मुस्कुराहट जुदा ना हो। उसने संजीदगी से कहा तो पाशा सरस बात में हिलाकर रह गया। जी ब्रॉड, समझ गया, आप फिक्र मत करें, मेरे बस में जो कुछ भी हुआ वो सब करूँगा। पाशा तो खुद यही चाहता था कि वो नाजुक हसीना हर पल मुस्कुराती रहे। ठीक है, खुदा हाफिज। चंद एक हिदायत के बाद फ़ोन बंद कर दिया। आशा ने सामने देखा जहां वो बेड के बैग से टेक लगाए बैठी थी। परी, आप सॉन्ग सुनेंगी? वो बेड के करीब रखी कुर्सी पर बैठ गया। परीसा को अब उसकी मौजूदगी से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसके भैयू को पाशा पर यकीन था। आप सुनाएंगे? वह हैरानी से बोली तो पाशा मुस्कुरा दिया। उसके तासुरात भी उसके जैसे ही मासूम थे, जिस पर उसे प्यार आने लगता था। आप कहेंगी तो मैं खुद सुना दूंगा, वो कहती तो पाशा हंसते हंसते जान दे देता। ये तो सिर्फ एक गाना ही गुनगुनाना था। सुनाए। आज तक किसी ने उससे यूं बैठकर दोस्ताना अंदाज में बात नहीं की थी। अब जब वो कर रहा था तो परीसा खुश भी थी। अनजाने हो तुम तो बेगाने हो तुम, तो पहचाने लगते हो क्यों? तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों? जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता? क्या तुझसे चाहूँ मैं, क्या तुझ में ढूंढूं मैं? क्या किया है तुझ में मेरा, क्या क्या है तुझ में मेरा? जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। तुझसे ताल्लुक जो नहीं कुछ मेरा, क्यों तो लगे है अपना सा। देखो जो तुझको एक नज़र जाए भर, मुझ में है मेरा जो खला। जिंदगी में खुशी तेरे आने से है, वरना जीने में गम हर बहाने से है। ये अलग बात है हम मिले आज है, दिल तुझे जानता एक ज़माने से है। जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। आपकी आवाज़ अच्छी है,
उसके लहजे और आवाज़ में मौजूद जज्बात का समंदर परिसा के दिल की धड़कन बढ़ा गया था। तभी इन एहसासात से जान छुड़ाने को जल्दी से बोली, नवाज़िश पर प्रिंसिपा। वो उसकी तारीफ पर झूम उठा था, हालांकि उसने सिर्फ अपने जज्बात उस तक पहुंचाए थे। उससे ज़्यादा तो उसका कोई कमाल ही नहीं था। मुझे नींद आ रही है, अब मैं सो जाऊं? मासूमियत से पूछा, जबकि वो उसकी अदा पर मुस्कुरा दिया। वो तो अपने भाई और पाशा के दिल की शहजादी थी, जिस पर हुक्म देना जचता था, मगर फिर भी वो पूछ रही थी। जैसा आप चाहें प्रिंसिपा, आप सो जाए। कल सुबह के लिए मेरे पास आपके लिए सरप्राइज़ है। वो आहिस्ता से बोलता अपनी जगह से उठा और उसके सर हिलाने पर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। परिसा उसके जाने के बाद भी कितनी ही देर उसकी आवाज़ के सहर में डूबी रही थी। दूसरी तरफ मिस डेविल और एंड्रियो के साथ रशिया की सरजमीन पर उतरी थी। वो तीनों एंड्रियो के प्राइवेट जेट में वहां आए थे। मैश हस्बे मामूल अपने ब्लैक ड्रेस में मलबूस थी। वो लोग वहां से निकलकर सीधा प्योल के अड्डे पर आए थे। प्योल रशिया का जाना माना गुंडा था। इसका ताल्लुक रशियन माफिया से था और हर गैर कानूनी काम में बिला वास्ता या बिलवस्ता प्योल का नाम होना लाजिम था। वो तीनों वहां पहुंचे तो वो सामने बड़ी सी सरबराही कुर्सी पर बैठा था। मैच ने सर से पांव तक उसका जायजा लिया। वो अधेड़ उम्र शख्स था, जिसके आधे बाल झड़ चुके थे, मगर चेहरे पर एक करखत की छाई हुई थी। हाथों में महंगा सिगार थामे वो क्रोफर से बैठा था। उसके इशारे पर उसके आदमियों में से एक ने आगे बढ़ते उनकी तलाशी ली और उनके मोबाइल और मैश का बैग भी थाम कर ट्रे में रखा। मैश का दिल एक पल को डगमगाया, मगर अगले ही पल खुद को संभाल गई। खुशामदीद डेविल और एंड्रियो। इन दोनों को देखते वो अपनी जगह से उठता रशियन लबो लहजे में बोला, शुक्रिया प्योल, तुमसे एक बार फिर मिलकर अच्छा लगा। वो दोनों भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। ये कौन है? उसने सर्द नज़रों से मैश को देखा और कदम ब कदम चलता उसकी सिमत आया। ये हमारी ही बंदी है प्योल, परेशानी की बात नहीं है। एंड्रियो ने मुस्कुराकर उसे पुरसुकून करना चाहा, मगर वो प्योल था। मगर मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है। लड़की कौन हो तुम? सच बताओ, वरना जान से जाओगी। प्योर अपना खंजर निकालते मैश की गर्दन पर रखता इंग्लिश में बोला, जबकि मैश के माथे पर पसीने के कतरे चमके थे। मुझे इस खिलौने से डराना बेकार है प्योल। अगर मुझे इन सब चीज़ों का डर होता तो आज मैं यहाँ ना होती। अचानक उसकी आंखों में आंखें डालते सरदंदाज ने बोली, मेरी हकीकत वही है जो नजर आ रही है। मैं डेविड की गर्लफ्रेंड थी, जो अब लापता है, और डेविल ने मुझे चुना है उसकी जगह लेने के लिए। सो ये खंजर मेरी गर्दन पर रखकर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर वो इतनी आसानी से डर जाती तो आज यहाँ ना खड़ी होती। वो ठीक कह रही है प्योल, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। डेविल के कहने पर प्योल आंखें घुमाता खंजर पीछे हटा गया। मानना पड़ेगा डेविल, लड़की जीदार है, वरना मेरे सामने बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है, मगर ये काफ़ी तक नहीं। आई एम इम्प्रेस्ड। सर से पाँव तक मैश का जायजा लेते वो उसे सराहते हुए बोला, शुक्रिया प्यूल, क्या हम डील के बारे में बात कर लें? डेविड अहम बात की जानिब आया। उसे इस पल सिर्फ अपनी डील की फिक्र थी, जबकि दूसरी जानिब माइक्रोफोन से मैश की आवाज़ ना सुनकर दानी परेशान हो चुका था। आओ आराम से बैठो, फिर बात करते हैं। प्यूल उनके साथ एक जानिब बने बार की सिमत बढ़ा, जहाँ 7 सोफे रखे गए थे। क्या लोगे तुम लोग? मोना मेहमानों को ड्रिंक सर्व करो, उनसे पूछते पीछे खड़ी बार अटेंडेंट से कहा तो वो शराब की महंगी बोतल खोलती वाइन ग्लास में डालें उनके पास लाई। प्यूल, तुम जानते हो इस वक्त मलेशिया की ड्रग मार्केट उभर रही है। रशिया से जाने वाला माल अब वहाँ भी तैयार होने लगा है। सो हमें अब कुछ तब्दीली चाहिए। एंड्रियो ने बात का आगाज़ किया। कहना क्या चाहते हो तुम? प्यूल उसकी बात पर चौंक कर उसकी सिमत मुतवज्जा हुआ। मेरा मतलब ये है कि मलेशिया की डीलर्स ही पुराना माल देख देख कर थक चुके हैं। वो चाहते हैं कोई नए किस्म की चीज़ अब मार्केट में मुतारिफ करवाई जाए। उसने खुलकर अपना मौक़िफ़ बयान किया। मोना। प्यूल ने दोबारा मोना को मुखातिब किया तो वो उसका इशारा समझती एक पैकेट उसके करीब लाई, जिसमें सफ़ेद पाउडर था। ये क्या है? एंड्रियो उसे थामते उसे देखने लगा, जो इशारे से उसे चखने का कह रहा था। ओपिड ड्रग्स रशिया में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक ड्रग है ये, और इस वक्त सबसे ज़्यादा मांग भी इसी की है।
इसे जो एक बार चख ले वो इससे दूर नहीं रह सकता। प्यूल के बताने पर एंड्रयू ने ड्रग्स का पैकेट खोलते उसे नाक के करीब करते सूंघा। उस खुशबू ने उस पर अजीब सा सुरूर तारी किया था। ये तो कमाल की शय है, मुझे ये चाहिए। एंड्रयू तो इतने में ही पागल हो चला था। ये कोई आम शय नहीं है एंड्रयू, और तुम तो जानते हो खास चीज़ों की कीमत भी खास हुआ करती है। प्यूल के चेहरे पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी। ऐसी नायाब शय के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार हूँ प्यूल, तुम बस डील डन करो। एंड्रयू की जल्दबाजी पर डेविल ने उसे घूरा, मगर वो उसकी सिमत मुतवज्जा नहीं था। प्यूल, हम कल तक तुम्हें हतमी फैसले से आगाह कर देंगे। अभी के लिए इजाज़त, हम कुछ देर आराम करना चाहेंगे। डेविल ने मदाखलत की। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम दोनों मेरे मेहमान हो, तो चंद दिन मुझे मेहमान नवाजी का मौका दो। ये डील वगैरह तो होती रहेगी। प्यूल मुस्कुराकर बोला तो डेविल के इशारे पर वो तीनों वहाँ से उठकर बाहर निकले। प्लान चेंज हो गया है, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है मुर्गों को हलाल करने का। उसे बैग वापस मिला तो उसने निकलते निकलते दानी को मैसेज किया और मुस्कुराती उन दोनों के पीछे हो ली। शुजा, कहाँ जा रहे हैं आप? मायरा कमरे में आई तो उसे तैयार होता देख हैरानी से बोली। जो आज ऑफिस नहीं गया था मगर अब बाद में तैयार हो रहा था तो हैरानी तो लाजमी थी। मैं रेहा से मिलने जा रहा हूँ मायरा, काफ़ी दिन हो गए हैं उससे मिले, बहुत याद आ रही है मुझे लाडली की। कलाई पर रेस्ट वॉच बांधता हुआ बोला तो वो सर हिला गई। पर शुजा, क्या रायान आपको उससे मिलने देगा? मायरा को फिक्र हुई। पता नहीं, मगर कोशिश की जा सकती है, शायद उसे तरस आ जाए। वो पुरुम्मीद सा बोलता उसका माथा चूमते वहां से निकल आया था। कुछ ही देर में वो रायान के मेंशन के बाहर मौजूद था। हेलो सर। बाहर मैडम के बाहर भाई आए हुए हैं उनसे मिलने। उसे बाहर खड़ा देखकर गार्ड ने उससे मालूमात लेते रायान को फ़ोन किया, जो इटली के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था। उन्हें बोलो वो जिनसे मिलने आए हैं वो यहाँ नहीं रहती। वो सरदंदाज में बोलता फ़ोन बंद कर गया था। कुछ ही देर में वो नीचे आया था, उसे रेहा कहीं दिखाई नहीं दी। वैसे भी वो चंद दिन से उसकी सिगरेट वाली बात पर अफसरदा और नाराज़ घूम रही थी। रायान की नज़रें बेइख्तियारी में उसे ही तलाश कर रही थी, जो उन दिनों उससे छुपने की पूरी कोशिश में थी। वो बाहर लॉन की सिमत आया तो रेहा दरवाजे की सिमत बढ़ती दिखाई दी। उसने शायद किसी विंडो से शुजा को बाहर खड़े देखा था। वो खामोशी से उसे जाता देखता रहा। वो अच्छे से जानती थी कि दुरानी मेंशन के लोगों को देखकर रायान को तकलीफ होती है, फिर भी वो अपने भाई की मोहब्बत में उसके पास चली गई। रायान गुस्से से उनकी सिमत बढ़ा, मगर फिर कुछ फासले पर बमुश्किल अपने कदमों को रोक दिया। क्यों आए हैं आप यहाँ? आप क्या चाहते हैं हमसे? रेहा की संजीदा और सपाट आवाज़ कानों में पड़ी तो वह हैरानी से अपनी जगह साकित हो गया। कैसी बातें कर रही हो रेहा? मैं मिलने आया हूँ तुमसे, बल्कि तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, सब तुमसे मिलना चाहते हैं। शुजा उसका अजीबोगरीब रवैया समझने की कोशिश करता हुआ बोला। मेरा उस घर और वहाँ के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है मिस्टर शुजा दुर्रानी। क्या कहा था आपने? और हसीब दुर्रानी ने मुझसे और सब लोगों से कि ऑन को जेल से बचाने के लिए मुल्क से बाहर भेज दिया गया है। परिसा की तबीयत खराब रहती है, इसीलिए उसे हॉस्टल में रखा गया है। मगर हकीकत क्या थी ये आप भी अच्छे से जानते थे। आज वो हिसाब मांग रही थी अपने शौहर पर हुए जुल्मों का। रेहा, ये शुजा शर्मिंदगी से सर झुका गया, क्योंकि वो गलत नहीं थी। वो भी तो सब जानता था, मगर गूंगा बहरा बन गया था। आपके वादे की वजह से मैं खामोश रही भाई, आपके लफ्ज़ों का पास रखा मैंने, मगर आपने क्या किया? मुझसे वादा किया कि मेरे ऑन का ख्याल रखेंगे। ये ख्याल रखा आपने उनका? उसकी आंखों से आंसू निकलते उसके गुलाबी रुखसार भिगो गए। मैं मजबूर था रेहा, बाबा ने मना किया था मुझे तुम्हें कुछ भी बताने से। वह सर झुकाते धीमी सी आवाज़ में बोला तो रेहा अफसोस से उसे देख कर रह गई। ये सब जो हो रहा है ये सब हसीब दुर्रानी की वजह से ही तो हो रहा है, तो जाए अब भी उन्हीं का साथ दे। आज से रेहा आप सबके लिए मर गई है और आप सब मेरे लिए। वो बोलती तेजी से मुड़ती अंदर की सिमत बढ़ गई, जहाँ वो वैसे ही साकित सा खड़ा था। शुजा वहीं से मुड़ता हुआ चला गया। ऑन, वो उससे लगा था शायद वो फिर से उससे नाराज़ हो जाएगा। पहले ही वो उससे इतनी दूर था, मज़ीद नहीं करना चाहती थी। मैं कुछ देर बाद की फ़्लाइट से इटली जा रहा हूँ, हो सकता है 1-2 दिन लग जाए। तब तक अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। वो पहली बार उससे यूँ नरमी से बात कर रहा था कि रेहा को होश आने लगे थे। मेरा घर यही है जहाँ मैं खड़ी हूँ, आप खैर से जाएं और वापस आए। हाँ, मुझे अपनी नज़रों से कहीं दूर फेंकना चाहते हैं तो भले किसी दारुल अमान में फेंक आए। उसके जाने की बात पर रेहा को रोना आने लगा। हर बात में आंसुओं की मशीन बनना ज़रूरी नहीं होता मिसेस रायान, मैं सिर्फ एक आम सी बात कर रहा था, तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल नहीं रहा था। इसने
उसने उसे एक बार फिर उसके ओहदे से मुतारिफ करवाया था, जिससे रेहा अपने दुख में महसूस ही नहीं कर सकी। मैं जानती हूँ आप मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं, मुझसे ज़्यादा अहमियत एक बेजान सिगरेट की है आपकी नज़रों में, सीसी करती बोली। वो उससे मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी, मगर इतनी जल्दी मुस्कुराना रायान काजिम ने कहाँ सीखा था। ये लड़की इतने दिनों से सिगरेट का दुख लगा कर बैठी थी। रोना बंद करो रेहा, जहर लगती है मुझे रोती धोती लड़कियाँ। और कोई सिगरेट नहीं पी मैंने उसके बाद। मैं सिगरेट सिर्फ सड़े स्ट्रेस लेवल हाई होने पर पीता हूँ, हमेशा नहीं। इसीलिए ऐसा रद्द अमल देना बंद करो जैसे सिगरेट ना हो गई हो मेरी दूसरी महबूबा हो गई। वो खुद भी कई बार समझ नहीं पाता था कि वो रेहा की वजह से कितना बोल जाता था। रायहान काजिम जो बात जो बवक्त ज़रूरत ही चंद अल्फाज इस्तेमाल करता था, रेहा के सामने लंबी लंबी वजाहतें देने पर मजबूर हो जाता था, जिसका अदराक तक नहीं था रेहा को, वरना अपनी खुशकिस्मती पर नाज करती। सच कह रहे हैं ना, वो दोबारा अब तो नहीं पिएंगे ना सिगरेट। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी, जो उसकी बात पर मुंह बना गया। स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूँ क्या? अब तक कितने झूठ बोले हैं मैंने तुमसे। उसकी खुफगी भरे अंदाज पर वो नम आंखों से खिलखिला दी। ये धूप छाँव सा मंजर देख वो सख्त दिल ब्रोट कि भी कई लम्हे मबहूत रह गया। सर आपका सामान। मुलाजिम के वहाँ सामान लाकर रखने पर वो होश की दुनिया में लौटा। मैं जा रहा हूँ, सब चीज़ों का ख्याल रखना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुलाजमीन में मौजूद है। वो उसके हसीन दिलरुबा रुखे ज़ैबा से नज़र चुराते बैग लिए आगे बढ़ा। ऑन वो अभी कुछ दूर पहुंचा था जब उसकी आवाज़ पर रुक जाना पड़ा। पीछे मुड़ा तो भागती हुई उसकी जानिब बढ़ी थी। रायान ने बमुश्किल उसे थामते खुद को और उसे गिरने से रोका, जो उसके गले में बाजू डाले उसके वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। वो तो साकित सा ये सब समझने की कोशिश कर रहा था। उसके थामने की वजह से रेहा ज़मीन से चंद गज ऊपर थी। फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। उसके चेहरे के मुकाबिल चेहरा लाते नरमी से अपने लब उसके गाल के निशान पर रखे। रायान का पूरा वजूद साकित हो चुका था। उसने खोए हुए अंदाज में उसे ज़मीन पर उतारा, जो उसके रद्द अमल के खौफ से अंदर भाग गई थी। खुदा हाफिज़, उसके लब बे आवाज़ हिले थे। उसकी गाल का वो हिस्सा जहाँ उस दुश्मन जाने अपना नरम लम्स छोड़ा था जलने लगा था, जबकि एक सुकून सा था जो उसकी कुर्बत पर पूरे वजूद में फैला था। वो खुद से भी नज़र चुराते वहाँ से निकलता चला गया। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपा। मुलाजिम उसे पाशा के दिए कपड़े पहनाकर तैयार करवा चुकी थी। जब पाशा कमरे में दाखिल हुआ, सामने नज़र उठी तो कितने ही पल साकित रह गई। शर्ट और स्कर्ट में मलबूस खुले बालों में सिंड्रेला की तरह रुमाल बांधे वो सच में सिंड्रेला ही लग रही थी। उसके मासूम हसीन चेहरे पर बिना किसी तैयारी के भी बेतहाशा हुस्न था। गुड मॉर्निंग। उसकी आवाज़ पर वो आहिस्ता से बोली तो पाशा होश में आया। अभी उसे कोई हक नहीं था उसके हुस्न को देखने या सराहने का, तभी नज़रें झुका गया। हैप्पी बर्थडे प्रिंसिपा। दुआ है आने वाला साल आपकी ज़िंदगी को खुशी और मुसर्रतों से भर दे। नज़रें झुका सच्चे दिल से बोला तो वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। आज तक मेरी ज़िंदगी का कोई भी साल ऐसा नहीं था जिसमें मैं खुशी और मुसर्रतें महसूस कर सकती। ना ही कोई ऐसा बर्थडे गुजारा है जिसे हैप्पी कहा जा सके, तो मेरे लिए ये दिन कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता। वो सादगी से बोली, मगर उसकी ये आम सी बात भी पाशा को तीर की तरह लगी थी। मैं वादा करता हूँ प्रिंसिपा, आपकी हर बुरी याद, हर बुरी सोच को आपसे दूर कर दूंगा। आपके पास याद करने को सिर्फ अच्छी यादें होंगी और आप अपना जन्मदिन भी पूरी खुशी से मनाएंगी। पाशा दिल में मुझसे इरादा बांध चुका था, जिसे वो पूरा भी करने वाला था, या उसे मौका ना मिल पाता कौन जाने। आज का दिन आपका मूड ख़राब नहीं होना चाहिए प्रिंसिपा, वरना ब्रॉड मेरा कीमा बना देंगे। इसीलिए अभी चलें, मेरे पास आपके लिए सरप्राइज़ है। पाशा जल्दी से बोला तो वह हैरान हो गई। कैसा सरप्राइज़? चले फिर मालूम हो जाएगा आपको। पाशा ने आगे बढ़ते उसका हाथ थाम कर बाहर की जानिब चल दिया। परिसा तो हैरान परेशान उसका हक जताता अंदाज महसूस करते दंग रह गई थी। वो उसे गाड़ी में बिठाते वहां से निकला। परिसा को सिर्फ खुद पर पड़ती ठंडी हवाओं के थपड़े महसूस हो रहे थे, या पूरी रफ्तार से चलती स्पोर्ट्स कार की हल्की सी आवाज़। आए परी। एक जगह गाड़ी रोकते उसका हाथ अपने हाथ में लेते बाहर लाया और एक जानिब बढ़ा। अचानक परिसा के नथनों से खूबसूरत और खुशनुमा सी खुशबू टकराई। ये क्या है? ये खुशबू कितनी अच्छी है। वो गहरा सांस भरने लगी। ये कोई मखसूस खुशबू नहीं थी, बल्कि कई मिली जुली खुशबुओं का झोंका सा था।
आप खुद एक नर्म और नाजुक गुलाब है, सो आपकी बर्थडे पर मैं आपको आप जैसा ही तोहफा देना चाहता था। आए मेरे साथ। पाशा ने उसका हाथ उठाकर फूलों पर रखा, जिससे वो नरमी से छूने लगी। वो उसे फ्लोर शॉप पर लाया था, जो शहर से दूर अनजान जगह पर थी। वो ये शॉप खास परिसा के लिए खरीद चुका था। उसके हाथ पर नरमी से हाथ रखते वो बारी बारी सब फूलों पर हाथ रखवा रहा था। ये फूल कितने नर्म हैं और इनकी खुशबू भी कितनी अच्छी है। वो अपने इश्तियाक में उसके हाथ में मौजूद अपना हाथ भी छुड़ाना भूल चुकी थी। बिल्कुल, आप जानती हैं परी, ये फूल बहुत नरम मगर मजबूत है। लोग इन्हें बेदर्दी से तोड़ देते हैं, मसल देते हैं, मगर फिर भी ये खुशबू देना नहीं छोड़ते। मैं जब जब इन फूलों को देखता तो मुझे आपकी मजबूती का एहसास होता है। खुद को कमज़ोर मत समझा करें, क्योंकि आपके जितना हौसला किसी में नहीं। वो आम से बात में उसकी पूरी ज़िंदगी को समेट गया था। मैं कहाँ मजबूत हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर लड़की हूँ, जो अपने माजी तक से नहीं लड़ सकती। अपने भाइयों की इतनी कोशिशों के बाद भी मैं आगे नहीं बढ़ सकती। वो अचानक उदास हुई तो पाशा नरमी से उसे कंधों से थामते उसका रुख अपनी जानिब कर गया। मैं आपसे हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आप अपने माजी को पीछे छोड़ दें, क्योंकि माजी ही हमें मजबूत बनाता है। आपकी मुजरिम को माफ़ी नहीं मिलेगी कभी भी। हम उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे और उससे आपकी हर तकलीफ का बदला लेंगे। उसकी आंखों पर बंदी पट्टी को नम महसूस करते पाशा को तकलीफ हुई थी। आप कौन हैं? इतना ख्याल क्यों रखते हैं मेरा? वो अजनबी, जिसका पूरा नाम भी नहीं मालूम था उसे, वो उसकी हर तकलीफ से वाकफियत रखता था। मैं कोई नहीं हूँ प्रिंसिपा, मैं सिर्फ एक अजनबी हूँ आपके लिए, मगर आप मेरे लिए हरगिज़ अजनबी नहीं। सो मेरे बारे में सोच कर खुद को हल्कान मत करें। सही वक्त पर मैं खुद आपके सामने आऊँगा, अपनी पहचान समेत। उसके सवाल पर वो हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोला और फिर उसे बाकी फूलों की नरमी महसूस करवाने लगा। तकरीबन दोपहर के करीब वो दोनों वहां से निकले थे। अभी वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलने जा रहा था जब अचानक ठा की आवाज़ के साथ उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। पाशा ने जल्दी से परिसा को नीचे झुका कर अपनी गन निकाली। पाशा, उसकी खौफ से लरसती आवाज़ पर पाशा उस पर हिसार बांध गया। डरे मत प्रिंसेस, मैं यही हूँ। उसे खुद से लगाए ही वो यहाँ वहाँ नजरें घुमाते दुश्मन को तलाश करने की कोशिश कर रहा था जब 3 से 4 असलहा से लेस आदमियों से भरी गाड़ियाँ वहाँ आकर रुकी। पाशा को इस वक्त सिर्फ परिसा की फिक्र थी, वरना इन सबको मार गिराना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। मगर मसला ये था कि इस वक्त उसकी कमज़ोरी उसके साथ थी, जिस पर एक खरोच भी वो सह नहीं सकता था। दूसरी तरफ यार जीजे अजमीर सोफे के पास नीचे बैठा लैपटॉप पर मसरूफ था, जबकि हाथ उसके कंधे पर सर रखे मुंह के आगे फाइल किए उसकी वर्क गिरदानी में मसरूफ था। तभी अचानक बोला, बोल मेरे जिगर के गोशे। अजमीर मसरूफ सा मोहब्बत आवाज़ में समोए बोला तो हाथ सीधा होता उसकी सिमत मुड़ा था। यार मेरी तो शादी हो नहीं रही, कम से कम आप और आप ही कर लो। ज़िंदगी में कोई शुगल मस्ती ही कर लग जाए। सियापे ही सियापे हुए पड़े हैं ज़िंदगी में। मुंह बसोर कर बच्चों के अंदाज में बोला तो अजमीर लैपटॉप से सर उठाकर उसे देखने लगा। जानी तो जानता है तेरी बहन नहीं मानेगी, उसने कसम खाई है जब तक हम अंकल के मुजरिमों को सज़ा नहीं दिलवा देते शादी नहीं करेगी। अजमीर कंधे उचकाते बोला तो हाथ नाक चढ़ा गया। यार जीजा जी, आपको अपने बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं है। बेचारे मेरे भांजे भांजियाँ स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। इसकी बात पर अजमीर का कहकहा बेसाख्ता था। भांजे भांजियों के मामू, पहले तुम तो बड़े हो जाओ, वैसे भी हमारा सबसे बड़ा बच्चा तो तुम हो। तुम्हें बड़ा कर ले फिर उनका सोचेंगे। अजमीर मोहब्बत से उसे देखते शरारती लहजे में बोला, मगर हाथ आन के आन ही संजीदा हुआ था। यह हकीकत थी कि वही शाह के मरने के बाद आयला और अजमीर ने उसे अपनी औलाद की तरह पाला था। हालांकि आयला से सिर्फ 5 जबकि अजमीर 8 साल बड़ा था, मगर वो दोनों उसके लिए माँ बाप बन गए थे। आपने जो कुछ मेरे लिए किया है वो मैं कभी भूल नहीं सकता जीजू। आप मेरे बहनोई नहीं बाप है। थैंक यू सो मच। वो बेसाख्ता उसके गले लगा तो अजमीर लैपटॉप साइड पर करते उसके गिर्द बाजू बांध गया। हाथ मेरे बच्चे, क्या हुआ पागल, तुम्हारे और आयला के अलावा है कौन मेरा? तुम तो मेरे शेर हो, मेरे बाजू हो। इस तरह कमज़ोर पड़ोगे तो तुम्हारे जीजू भी कमज़ोर हो जाएंगे। अजमीर को बहुत अजीज़ था, बिल्कुल बच्चों की तरह। मैं जल्द से जल्द बाबा के केस पर काम करूंगा जीजू, और फिर आपकी और आपी की धूमधाम से शादी करेंगे। वो उससे जुदा होता बोला तो अजमीर मुस्कुराकर सर हिला गया। हमारा हाथ सच में बड़ा हो गया है। अजमीर उसके बाल बिखेरते हंसा तो वो भी झेप कर हंस दिया, जबकि वहाँ आती आयला उन दोनों को देखकर मोहब्बत से मुस्कुरा दी। वो दोनों उसकी दुनिया थे, उसका सब कुछ। पाशा, ये क्या हो रहा है? अचानक मुकाबिल फायरिंग शुरू कर चुके थे। पाशा उनसे बचने को परिसा को लिए
परिशा को लिए झुककर गाड़ी की आड़ में बैठ गया। परिशा बुरी तरह खौफजदा होते उसकी शर्ट को मुट्ठी में दबोच चुकी थी। परी प्लीज़ इस तरह खौफजदा मत हो, मैं हूं ना यहाँ। पाशा को समझ नहीं आ रहा था उसे किस तरह संभाले। उस पर चारों तरफ मौजूद दुश्मन किसी भी वक्त उन तक पहुंच सकते थे। हेलो पाशा, प्रिंसिपल को लेकर फ्लावर शॉप की तरफ जाओ जल्दी। ब्लूटूथ पर आती रायान की कॉल पर उसने जल्दी से कॉल उठाए। दूसरी जानिब से आती रायान की आवाज़ पर उसे तसल्ली हुई। जी ब्रॉड। उसने एक नज़र ऊपर होकर देखा जहां दूसरी सिम से आने वाली गोलियों पर डार्क के आदमियों का ध्यान उन पर से हट चुका था। प्रिंसिपल घबराइएगा मत और खामोशी से मेरे साथ चले। पाशा दूर उसके करीब होते बोला। पाशा दोबारा उसके करीब होते हुए बोला तो वो उस बात में सर हिला गई। पाशा उसे लिए उठा और तेज़ी से फ्लावर शॉप की जानिब बढ़ गया। अंदर दाखिल होते दरवाज़ा बंद किया और उसे वहाँ रखे सोफे पर बिठाया। प्रिंसेस बाहर ब्रॉड आ गए हैं, मुझे बाहर जाना होगा। आप यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगी, ओके? चाहे कुछ भी हो जाए आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। पाशा उसे बैठाते नरमी से बोला जो बेतहाशा खौफजदा थी और हल्का हल्का काँप रही थी। मुझे डर लग रहा है पाशा। भैयू कहाँ है? उसका भाई बाहर दुश्मनों के नरगे में फंसा था जिस पर उसके खौफ में मजीद इजाफा हुआ था। आप बहुत बहादुर है परी। मैं जा रहा हूँ ब्रॉड के पास, उन्हें कुछ नहीं होगा और ना ही आपको कुछ होने दूंगा। उसका सर थपथपाते वो तेज़ी से बाहर निकल गया। परिसा उसे रोकना चाहती थी मगर नहीं रोक सकी। पाशा बाहर आया था। रायान अपनी गाड़ी की ओट में मौजूद डार्क के आदमियों पर हमला कर रहा था। पाशा भी अपनी गन पर गिरफ्त मजबूत करते गाड़ी मैदान में आया मजबूत करते मैदान में आया और एक के बाद 2-3 आदमियों का निशाना बनाया। पाशा तुम्हें मैंने परी के पास रुकने को बोला था। राया ने दोबारा उससे राब्ता किया और सर्द अंदाज में बोला सॉरी ब्रॉड, मगर मैं आपको इस खतरे में तनहा नहीं छोड़ सकता। वो संजीदगी से बोला तो राया ने नफ़ी में सर हिला दिया। कुछ देर के मुकाबले के बाद वो दोनों उन आदमियों पर काबू पा चुके थे जिनमें से कुछ तो अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए थे। रायान बाकी जख्मी आदमियों की तरफ बढ़ा। पाशा भी उसके साथ था। डाक कहाँ है? रायान उनमें से एक को कॉलर से थामकर ऊपर उठाते बोला, मगर वो आदमी नफ़ी में सर हिला गया। मुझे पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अगर वो मुंह खोल देता तो डाक के हाथों उसकी मौत पक्की थी। तब ही डरते डरते बोला, मैंने पूछा डाक कहाँ है? लहजे को मजीद सर्द और सख्त बनाते ठहर ठहर कर पूछा तो उस आदमी को अपनी मौत चंद कदमों के फासले पर ही दिखाई देने लगी। बोलते हो या? रायान ने उसे मुक्का मारना चाहा जब वो अचानक चीख उठा। ब्रॉड के बारे में कौन नहीं जानता था, सो उसे फ़िलहाल इतनी दर्दनाक मौत नहीं मरना था। बताता हूँ। वो जल्दी से मुंह के आगे हाथ करते हुए बोला तो रायान की इशारे पर फर डाक का पता बता दिया। कल तक मुझे डाक चाहिए पाशा, हर कीमत पर। उस आदमी को दूर फेंकते हुए पाशा से बोला जो सरस बात में हिला गया। जी ब्रॉड, काम हो जाएगा। परी कहाँ है? रायान ने पूछा तो पाशा ने फ्लावर शॉप की सिमत इशारा किया, जिस पर रायान तेज़ी से अंदर बढ़ा। परी मेरी जान, अपने भैयू की आवाज़ पर तेज़ी से अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। अगले ही पल रायान उसे बाजू में भीग चुका था। आप ठीक है ना प्रिंसेस? कहीं चोट तो नहीं आई? जल्दी से उसे जुदा करते फिक्रमंदी से उसके हाथ पाँव टटोलने लगा। मैं ठीक हूँ भैयू, आप ठीक है? वो उसके दोनों हाथ थाम कर पूछने लगी। रायान बेसाख्ता उसका माथा चूम गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान। भैयू डर गए थे बहुत ज़्यादा। शुक्र है आप ठीक है। परिसा को अगर रायान की कमज़ोरी कहा जाता तो हरगिज़ गलत ना होता। ये सब क्या था भैयू? कौन थे वो लोग? कोई नहीं परी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपके भैयू है अभी आपकी हिफाजत के लिए। अब ये सब छोड़े, चले वापस चलते हैं। रायान खुद को संभालते आराम से बोला। उफ देखे, इन सब में मैं भूल ही गया, आज मेरी प्रिंसेस 22 साल की हो गई है। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अचानक याद आने पर रायान उसकी जानिब पलटा तो मुस्कुरा दी। थैंक यू भैयू, उसका भाई खास उसके लिए यहाँ आया था। ये उसके लिए बहुत अहम था। क्या गिफ्ट चाहिए मेरी प्रिंसेस को? बताए, जो मांगेगी वो दूंगा। रायन पूरी दुनिया की खुशियाँ लाकर उसके कदमों में ढेर कर देना चाहता था। वादा करे जो मांगूंगी वो देंगे। अपना हाथ उसके हाथ आगे फैलाया तो रायन बिला झिझक अपना हाथ उसके हाथ पर रख गया। रेहा भाभी चाहिए मुझे। मैं जानती हूँ आप उनसे खफा हैं, मगर वो मुझसे बहुत प्यार करती थी भैयू। उन्होंने शुरू में मेरा ख्याल भी बहुत रखा था, मगर उन्हें दूर भेज दिया गया। उनकी गलती नहीं है। वो पहले भी कई बार रायान को ये कह चुकी थी, मगर रायान का रिएक्शन हर बार सख्त होता था। आपकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है प्रिंसिपल, तुम्हारी भाभी इस वक्त मेंशन में है। रायान के जवाब पर वो हैरत और सदमे से दंग रह गई। दूसरी तरफ, एंड्रियो तुम्हारा दिमाग सही है? तुम ऐसे कैसे प्यूल की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो सकते हो?
हम नहीं जानते ये माल मलेशिया में बिकेगा या नहीं। डेविल एंड्रियो पर भड़क रहा था, जो बेनियाज बना हुआ था। तुमने वो माल चखा नहीं है, इसलिए कह रहे हो। एक बार वो माल चख कर देखो, तुम भी पागल हो जाओगे। एंड्रियो स- सरवर भरा गहरा सुरूर भरा गहरा सांस भरते हुए बोला, जो भी है, हम सिर्फ अपनी पसंद पर अपना सारा पैसा दांव पर नहीं लगा सकते। ये ना हो बाद में ये सारा माल हमारे लिए ही रह जाए। वो दोनों भले ही बराबरी की सतह पर काम कर रहे थे, मगर जहां एंड्रयू ताकत के मामले में डेविल से आगे था, वहीं दिमाग डेविल का ज़्यादा चल रहा था। चलकर चिल करो डेविल, मुझे यकीन है इस माल से हम बेइंतहा पैसा कमाएंगे, इसीलिए अब दिमाग खराब मत करो और जाकर आराम करो। एंड्रियो बेजारी से कहता हराम मशरूब लबों से लगा गया। डेविल गुस्से से वहां से निकलता चला गया, जबकि मैश जो साइड पर बैठी थी डेविल के जाते उठकर एंड्रियो की जानिब आई। पता नहीं ये साला डेविल खुद को क्या समझता है, एंड्रियो मुंह बसोर कर बोला तो मैश कंधे उचका गई। मैं क्या कह सकती हूँ, आप दोनों हर बात मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन हाँ, डेविल को आपके साथ यूँ बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिर को आप उनसे मकाम और मर्तबे में ऊंचे हैं। वो आम से लहजे में बोली तो एंड्रियो हंकारा भर गया। यही तो उसे समझ नहीं आती, मैं तजुर्बे में उससे आगे हूँ, ताकत में भी और मकाम में भी, फिर भी वो समझता नहीं है। एंड्रियो नशे में था और अब डेविल के खिलाफ जहर उगल रहा था। आप फिक्र मत करें, मैं उन्हें समझाऊंगी। वैसे तो उनका समझाना समझना नामुमकिन है, मगर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। उसके कान के पीछे हाथ ले जाते आहिस्ता से उसकी नस दबा गई। मीशा, तुम ही बताओ, क्या मैं गलत कह रहा था? हमें कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उस पर सोच विचार करनी चाहिए या नहीं? वहाँ से निकलकर वो डेविल के पास आई थी। डेविल, आप मेरे लिए उस्ताद की तरह हैं, मैं आपको मशवरा देने वाली कौन होती हूँ? लेकिन एंड्रयू सर को आपकी इस बात सुननी चाहिए थी। वो मासूम सा चेहरा बनाते सर झुकाकर बोली, मुझे समझ नहीं आता उस जैसा बेवकूफ़ आदमी इस मकाम तक कैसे पहुंच गया। ये शख्स मेरा भी नुकसान करवाएगा। डेविल तेज से मुक्का सामने टेबल पर मार गया। अब आप क्या करेंगे डेविल? हालांकि उनकी बातों से हरगिज़ नहीं लगता कि वो अपनी बात से पीछे हटेंगे। कहीं ये चीज़ आप दोनों में दरार ना डाल दे। हमें ताकत के लिए उनकी ज़रूरत है, वो कंधे उचकाते सरसरी से लहजे में बोली। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है मीशा, हमारे पास इतनी ताकत है कि हम एंड्रियो को और बाकी गैंग्स का मुकाबला कर सकते हैं। अगर उसने ज़रा सी भी गड़बड़ की तो उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। डेविल की आंखें तैश के मारे चमक रही थी। मैं जाकर बाकी की तैयारियां देख लूँ, जाकर फिर सुबह फैसला करेंगे कि डील का क्या करना है। आप भी कुछ देर आराम कर ले डेविल। उठकर वहां से निकलते हुए बोली तो डेविल सर हिला गया। हमारे रास्ते का एक कांटा कल खुद ब खुद हट जाएगा। आधा काम हो चुका है, आधा सुबह करूंगी। मिश ने दानी को मैसेज किया। तुम इस वक्त कहाँ हो? दानी का मैसेज देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। अपने कमरे में जा रही हूँ दानी, परेशान मत हो। वो जानती थी वो क्यों फिक्रमंद है, तभी आराम से बोली, ठीक है, ध्यान रखना और अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लेना। उसका संजीदा सा मैसेज देखकर मिश ने नफ़ी में सर हिला दिया। ओके मिस्टर फिक्रमंद, मैं ध्यान रखूँगी। जानते बूझते भी कि मजबूत शेरनी है दानी। दानी उसे कांच की गुड़िया समझ लेता था, लेकिन ये भी हकीकत थी कि मैश को अब उसकी फ़िक्र अच्छी लगने लगी थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।